हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल प्रगति कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, मैं हूं आलोक यादव और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि भारतीय भवन फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का अपसारी समांतर और अभिसारी किरण पुंज से आप क्या समझते हैं? अपसारी, समांतर, अभिसारी किरण पुंज से आप क्या समझते हैं? चलिए ठीक है, तो तीनों को बारी बारी से डैश दे करके और इसको समझ लेते हैं। तो पहला है अपसारी किरण पुंज। वैसे किरण पुंज जिनमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे आप टॉर्च देखे होंगे, तो टॉर्च को यहाँ से एक बिंदु स्रोत से निकलेगा तो वो किरण बहुत फैल जाता है। कोई ज़रूरी है कि जितना बड़ा लाइट है उतना ही वो लाइट निकाले, नहीं ना। तो टॉर्च एक अच्छा उदाहरण है उसका, जो एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण निकल करके फैलती जाती है। चलिए ठीक है, तो इसका चित्र भी बना दीजिएगा अपसारी किरण पुंज। चलिए अगला समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज देखिएगा कि वैसे किरण पुंज जिनमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती जाती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे ये जो किरण है एक दूसरे के समांतर होती जाती है। जैसे में आप लेज़र लाइट ले लीजिए। लेज़र लाइट को आप देखते होंगे, तो उसको जहाँ पर ही बारेंगे, जितना साइज में जितना चौड़ा उसका मुंह रहेगा और जहाँ पर वो प्रकाशित होगा वहाँ भी उतना ही साइज का रहता है, तो वो समांतर किरण पुंज हो गया। चलिए ठीक है, अब अभिसारी किरण पुंज को देखिएगा। अभिसारी किरण पुंज, तो वैसे किरण पुंज जिनमें प्रकाश की किरण एक ही बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो जो किरण है फैला हुआ था पहले से, फैल करके एक ही बिंदु पर आ रहा है। जैसा आप ये फिगर में देख सकते हैं कि ये जो किरण है बहुत दूर दूर से आ रहा है, फैल करके आ रहा है और आकर के एक बिंदु में सिमट जा रहा है। तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी पदार्थों में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पारदर्शी पदार्थ लिख करके डैश दीजिए और लिखिए वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार कर जाती है उन्हें पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, पानी, वायु इत्यादि। कांच में भी प्रकाश आराम से पार हो जाएगा, पानी में भी पार हो जाता है और वायु में तो कहना ही नहीं है। चलिए पारभासी पदार्थ देखिए, वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से पार होती है उन्हें पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल से लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, रक्त, दूध, धुआं इत्यादि। तो जैसे आप देखे होंगे कि कुहासा के दिन में जो गाड़ी का जो लाइट होता है वो ज़्यादा पार नहीं हो पाता है। यानी कि जैसे तेल से लगा हुआ कागज, आपको तेल से लगा हुआ कागज आप देखिएगा ना, तो उसको में टॉर्च मारिएगा तो पूरा पार नहीं होता है, लेकिन कुछ न कुछ जरूर पार हो जाता है। घिसा हुआ कांच देखिएगा कि उसमें भी पार होता है, लेकिन पूरा पार नहीं होता है, आंशिक रूप से पार होता है। रक्त हो गया, दूध हो गया, धुआं हो गया, या हम कुहासा भी कह सकते हैं। कुहासा भी देखे होंगे ठंडा के दिन में कि बास आता है या फिर कोई कार आता है, तो उसको अगर लाइट बर रहा है तो वो पूरा के पूरा पार नहीं हो पाता है लाइट, जिसके कारण हम लोग को चलने में कठिनाइयाँ होती है। तो किसके कारण होता है? तो ये पारभासी पदार्थ है ये सब। अब देखिए अपारदर्शी पदार्थ, वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें पार नहीं हो पाती है उन्हें अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे हो गया आपका लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, लोहा हो गया, अलकतरा हो गया, पेंट हो गया इत्यादि। बहुत सारे सामान होंगे जिससे प्रकाश की किरणें पार नहीं हो पाती है, उसको अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चल। आपका तीसरा क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। तो चलिए उत्तर में लिखिए, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं जो इस प्रकार है। पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए ठीक है। अब दूसरा हो गया, आपतित किरण अपरावर्तित किरण
तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। ये आपतित किरण हो गया, अपवर्तित किरण हो गया, या आपतन बिंदु जो तीनों के तीनों हुआ ना, ये सब एक ही तल में होगा। यही है प्रकाश के परिवर्तन के दूसरा नियम। और पहला नियम हो गया आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए। वास्तविक और आभासी, आभासी का दूसरा नाम है काल्पनिक, ठीक है, प्रतिबिंबों में क्या अंतर है? तो चलिए लिखिए, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर हैं। दोनों को अलग अलग बॉक्स बना दीजिए। बायां साइड लिख दीजिए वास्तविक प्रतिबिंब और दायां साइड लिख दीजिए काल्पनिक प्रतिबिंब। चलिए इसको में पहला में है, यह प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। ये जो प्रतिबिंब है किरणों के वास्तविक कटान से बनेगा, और यह प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। चलिए ठीक है। और दूसरा है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना हम लोग का, तो उसको पर्दे पर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जो काल्पनिक प्रतिबिंब हो गया उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तीसरा है, यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, और यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। और चौथा में लिखिए, यह प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। यह जो प्रतिबिंब है दर्पण के सामने बनेगा, और इसमें हो जाएगा कि यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। चलिए ठीक है। अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन में चलते हैं। चलो 5 के देखिए, समतल दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों के किन्हीं 3 विशेषताओं के उल्लेख करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की 3 विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। और तीसरा, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। यह समतल दर्पण के लिए खासियत हो गया। छठा क्वेश्चन आपका है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको बहुत बार पूछा भी गया है, तो इसको थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए। इसका उत्तर होगा, उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में निम्नलिखित अंतर हैं। पहले लिख दीजिए, और इस तरफ उत्तल दर्पण लिखिए और राइट साइड अवतल दर्पण लिखिए। तो इधर पहला में लिखिएगा, वैसा गोलीय दर्पण जिसका भीतरी भाग रजित किया रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। रजित मतलब पेंट, जिसका भीतरी भाग पेंट किया रहेगा ना उसको उत्तल दर्पण कहेंगे, ठीक है। और अवतल दर्पण में लिखिए कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका बाहरी भाग रजित किया रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। रजित का मतलब होता है पेंट करना, ठीक है। इसका चलिए दूसरा देखिए, उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। जो आपका उत्तल दर्पण बनेगा वो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। और अवतल दर्पण में वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। ये वास्तविक भी बना देगा और काल्पनिक भी बनाएगा, लेकिन उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक बनाएगा। तीसरा में देखिए, उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है। ये बात को याद रखिएगा। उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। जो उत्तल दर्पण आपका है उसमें हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा भी बन सकता है और बड़ा भी बन सकता है, ठीक है। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर में के रूप में किया जाता है। जो गाड़ी के साइड मिरर यानी कि लुकिंग ग्लास होता है ना, वहीं पर ही इसका उपयोग होगा। और अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। जहां बाल बनाने जाते होंगे सैलून में, वहां पर ही आपको ये जो अवतल दर्पण है देखने को मिल जाएगा। और छठा में देखिए, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। जो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगा ना, एफ है, एफ हमेशा इसका धनात्मक होगा। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। चलिए ठीक है।
यही आपका उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से आपका क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर होगा गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे r से सूचित किया जाता है तथा यह फोकस दूरी f की दुगनी होती है। क्या होती है? दुगनी होती है। तो चलिए 8 वाला बनाते हैं। 8 वाला क्वेश्चन है एक चित्र द्वारा किसी अवतल दर्पण के ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष को दर्शाइए। चलिए ठीक है, तो इसको में आप देखिएगा कि जो P बराबर ध्रुव होगा, यानी कि जो आपको ये P नज़र आ रहा है ये आपका ध्रुव होगा ये वाला, और आपका ये जो यहाँ पर है ये F यानी कि फोकस है, ये मुख्य फोकस आपका हो गया, ये F हो गया से मुख्य फोकस हो गया, और यहाँ पर आपका C होगा और C हो गया आपका वक्रता केंद्र, और ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को मुख्य अक्ष कहेंगे। ध्रुव से वक्रता केंद्र से जो ये लाइन गुजरा है, ये वाला जो लाइन गुजरा है पूरा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष बोलेंगे। आप लोग को लिख भी दिया गया है P बराबर ध्रुव, F बराबर फोकस और C बराबर वक्रता केंद्र और PC बराबर मुख्य अक्ष। ये जो लाइन हो गया आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये मुख्य फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। चलिए ठीक है। 9वां क्वेश्चन आपका है उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने के आईने के रूप में क्यों किया जाता है? यानी कि जो उत्तल दर्पण ही क्यों किया जाता है, अवतल दर्पण क्यों नहीं किया जाता है? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका उत्तर में लिखिए उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, इसका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। इस गुण के कारण चालक पीछे से आ रही गाड़ियों की स्थिति आसानी से देख लेता है और दुर्घटना से बच जाता है। यही लिखना है। चलिए 10 वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अवतल दर्पण को प्रमाणित करें। F बराबर r/2 यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वही हम लोग को सिद्ध करना है, प्रमाणित करना है। और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, VVI है, समझिए कि ये बहुत बार मतलब किसी भी बोर्ड में बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी गया है। तो चलिए आज इसको शानदार तरीक़ा से हम लोग सिद्ध करते हैं। सबसे पहले इसको मान लीजिए, माना M एक अवतल दर्पण है, माना M एक अवतल दर्पण है। ये जो दर्पण हम लोग का है उसको M नाम दे दिए। चलिए ठीक है, M एक अवतल दर्पण है। AB आपतित किरण है, AB जो आपको नज़र आ रहा है A और B आपतित किरण है, और BD जो हुआ से परावर्तित किरण है। BD आपका क्या हो गया? परावर्तित किरण। और BC आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब है। जो आपको यहाँ पर B और C जो है ये आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब है। तो चलिए देखिए, ये आपतन कोण हो गया और ये परावर्तन कोण हो गया। तो आपतन कोण 3 हो गया और परावर्तन कोण 2 हो गया। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को सिद्ध करना है कि F बराबर r/2, सिद्ध करना है कि F बराबर r/2। तो चलिए सबसे पहले लिखिए, चूँकि कोण 3 है सो कोण 2 के बराबर है। अभी ना बोलें कि जो कोण 3 होगा कोण 2 के बराबर होगा। तो कैसे? तो परावर्तन के नियम से। मुख्य अक्ष है और ये आपतित किरण है, तो एक दूसरा के समांतर है। और ये जो अभिलंब हम लोग डाले थे तो ये इसको काट रहा है, तो देखिएगा ध्यान से। तो कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 1 के। तो कैसे होगा? एकांतर कोण से ना होगा, एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा कोण 3 कोण 1 के। अब इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से। अब यहाँ पर देखिए कोण 3 बराबर कोण 2 परावर्तन के नियम से, यह कोण 3 बराबर होगा कोण 2 परावर्तन के नियम से, और यही वाला कोण 3 बराबर होगा कोण 1 के एकांतर कोण से। एकांतर कोण से हम लोग क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से जब चलेंगे तो कोण 2 बराबर कोण 1 लिखा है। कैसे?
तो ये बायां तरफ बराबर हो गया, ये कोण 3 के बराबर है, तो दाहिना तरफ भी बराबर ही ना होगा, तो कोण 2 बराबर कोण 1 हो जाएगा। तो जब कोण 2 कोण 1 के बराबर हो जाएगा, देखिए ध्यान से, कोण 2 कोण 1 के जब बराबर हो गया, तो ये जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ये कोण 1 कोण 2 के बराबर है, तो देखिए यहाँ पर इसलिए त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। BCF ये जो त्रिभुज हो गया, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। कैसे? तो इसको दो कोण आपस में बराबर है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि BF बराबर CF। ये जो आप लोग का BF बराबर CF लिख सकते हैं, क्योंकि इन लोग का जो कोण है आपस में बराबर है। तो चलिए इसको समीकरण 3 मान लीजिए। अब यहाँ पर आगे लिखिए, यदि B को P के पास रख दिया जाए तो ये जो B है, ये B को हम लोग P के पास रख देंगे तो क्या हो जाएगा? तो B अगर P के पास रख देंगे तो BF बराबर PF हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा बराबर, से पहले समझिए। ये C और P बराबर होगा C और B के, इतना तो कन्फर्म है, क्योंकि यही त्रिज्या है। तो त्रिज्या CP लिखिए या फिर CB लिखिए, ये तो बराबर हो जाएगा। अगर हम इसको यहाँ से उठा करके यहाँ ले लाएंगे तो फोकस दूरी के ये दुगने ना होता है, फोकस दूरी के दुगने ना होता है वक्रता त्रिज्या, इसीलिए हम लोग को BF बराबर PF हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण 4 मान लीजिए। अब यहाँ से लिख सकते हैं कि समीकरण 3 और समीकरण 4 से, समीकरण 3 और समीकरण 4 से, तो इसको भी ध्यान से देखिएगा। तो ये भी BF और ये BF दोनों आपस में बराबर हो रहा है, तो ये CF और ये PF आपस में बराबर होगा। तो चलिए लिख दीजिए कि CF बराबर PF। ठीक है, अब यहाँ से लिखिए, चूँकि PC बराबर, ये आपको P और C नज़र आ रहा होगा, चूँकि PC बराबर CF प्लस PF, तो देखिए PC को अगर हम 2 भाग में तोड़ेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कि CF और प्लस PF, ये दोनों को जोड़ेंगे तब ना CP होगा, तो ये लिख दीजिए। और उसके बाद फिर एक लाइन और आगे बढ़ाइए, PC बराबर CF के जगह पर क्या लाए हैं, यहाँ पर देख लीजिए, एक लाइन आगे बढ़ के CF के जगह पर PF लाए हैं, तो CF को हटा करके PF लिख सकते हैं, तो PF लिख दीजिए। और ये वाला PF को सेम टू सेम रह दीजिए, और PF 2PF। और उसके बाद यहाँ पर गौर करिए कि अगर PF को हम बायां तरफ लिखेंगे तो इसको अगर दायां तरफ लिखेंगे तो बटा में 2 लटक जाएगा, तो PC बटा 2 हो जाएगा, PC बटा 2 हो जाएगा, एक लाइन आगे बढ़ा करके। तो अब सिर्फ कुछ नहीं करना है, यहाँ के बाद हम लोग को सिर्फ मान रख देना है। देखिए PF है, तो PF, तो PF को हम लोग फोकस दूरी बोल सकते हैं। P हो गया ध्रुव और F हो गया मुख्य फोकस। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस दूरी को छोटका F से लिखते हैं, तो छोटका F लिख दीजिए। और P और C, P हो गया ध्रुव और C हो गया वक्रता केंद्र। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। वक्रता त्रिज्या को R से सूचित किया जाता है, तो PC के जगह पर हम लोग R लिख दीजिए, और नीचे 2 है तो 2। यही हम लोग को प्रूव्ड करना था और प्रूव्ड हो गया। ओके, इसको 1-2 बार रिवीजन करिएगा ना तो कंफर्म हो जाएगा। 11 वाला क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र को लिखकर समझाएं। तो दर्पण सूत्र लिख दीजिए 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो जहाँ v बराबर प्रतिबिंब की दूरी है, u बराबर वस्तु की दूरी है, और f बराबर फोकस दूरी है, बस यही समझाना था। अब आगे आ जाइए 12वां क्वेश्चन। कल्पना कीजिए कि आप एक चमकीले कागज़ से ढके बेलनाकार खंभे के सामने खड़े हैं। ठीक है, मैंने कल्पना करना, इमेजिन करना है कि आप एक चमकीले कागज़ से ढके बेलनाकार खंभे के सामने खड़े हैं। इस प्रकार से बनने बेलनाकार दर्पण में आप अपना किस प्रकार प्रतिबिंब देखेंगे। चलिए ठीक है, चलिए लिखिए इसके आंसर में, चमकीले कागज़ से ढकने के बाद प्राप्त बेलनाकार दर्पण ऊर्ध्वाधर दिशा में
समतल दर्पण की तरह कार्य करेगा, ठीक है, किंतु क्षैतिज दिशा में उत्तल दर्पण की तरह कार्य करेगा। तब उस स्थिति में व्यक्ति के प्रतिबिंब की लंबाई व्यक्ति के लंबाई के बराबर होगी, किंतु व्यक्ति के प्रतिबिंब की चौड़ाई शरीर के चौड़ाई से कम होगी, अर्थात चेहरा पतला दिखाई देगा, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों के पास पहुंच सके। अगला वीडियो में आप लोग का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन आंसर किया जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।